गुड मॉर्निंग, इसलिए दिक्कत आ रही थी। एक बार फिर से हम कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं आप? तीसरी बार पेमेंट ऑफ टैक्स। और कौन सी क्लास है उसकी? सेकंड क्लास का थर्ड पार्ट शुरुआत कर रहे हैं हम, है ना, जिसमें हुआ कुछ नहीं है। क्या करने वाले हैं हम? क्वेश्चन। कहाँ से करेंगे फिर से बताओ एक बार? स्टडी मैट और सभी क्वेश्चन पेपर से, जिसमें हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 पर पहुंच गए थे, दोबारा पहुंचना पड़ेगा। ये रहा, सुनना जरा ध्यान से। एक बार एक लाइन लिखी थी इन्होंने, क्वेश्चन क्या कहता था कि हमने कौन से हेड में कराई है पेमेंट, बताइए जमा कौन से हेड में कराया? तो एस जी एस टी माइनर हेड है या मेजर हेड है? मेजर हेड है। इसके क्या कुछ माइनर हेड्स होते हैं? यस। 3 माइनर हेड्स के नाम बताइए। सबसे पहले होता है टैक्स, उसके बाद इंटरेस्ट और उसके बाद पेनल्टी। सुनो सुनो सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझना। अभी तक सभी क्वेश्चन में उन्होंने सेम हेड से एडजस्टमेंट की है, देखा है आपने। लेकिन क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में क्या दूसरी बात भी लिखी हुई है? जैसे मैंने कहा एक मेजर हेड है, कौन सा? आईजीएसटी। कौन सा? आईजीएसटी। मैंने कहा आईजीएसटी एक मेजर हेड है और उसके अंदर भी ये 3 चीजें शामिल हैं, जैसे कि टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। आपसे एग्जाम में हर एक बार एक सवाल पूछा जाएगा कि बताइए अगर मैंने एसजीएसटी के टैक्स में 4,000 रुपए जमा कराए हैं, जबकि पेमेंट करनी थी पेनल्टी में, तो क्या मुझे यहां से अमाउंट विड्रॉ करके यहां जमा कराना पड़ेगा या क्रॉस यूटिलाइजेशन पॉसिबल? क्रॉस यूटिलाइजेशन पॉसिबल है, जिसके लिए मैंने आपको बताया सेक्शन 49 सब सेक्शन 10 और फॉर्म नंबर बताया जीएसटी पीएमटी 09। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का। अब सवाल ये आता है उनके एक्सप्लेनेशन में कि अगर मान लीजिए मैंने इंटरेस्ट कॉलम में पैसे जमा कराए हैं 5,000, ठीक है, और ये वाले पैसे यहां नहीं, और मुझे पेमेंट करनी है टैक्स की, आईजीएसटी की, क्या ये चीज अलाउड है? यानी ये आज तक एग्जाम में नहीं पूछी गई, ना किसी एग्जाम में, ना किसी आरटीपी में, ना किसी एमटीपी में, लेकिन क्या अलाउ है? यस। क्या मैंने पढ़ाते समय आपको बता दिया था? यस, अलाउड है। अब इन्होंने ये बात कहां लिखी है जरा ध्यान से देखिए। उन्होंने कहा अगर कोई अमाउंट अवेलेबल है अंडर व्हाट एनी माइनर हेड ऑफ अ मेजर हेड टू एनी अदर माइनर हेड ऑफ द सेम और अदर मेजर हेड एज पर सेक्शन 4910, और यहां पर फॉर्म नंबर लिखा हुआ है। क्या चीज? कोई ऐसा बच्चा है जो घर से भूखा आया है? नेट है? कौन? आस्था? हाँ, बंगाली है। बंगाली? अरे भाई, क्या कह रहा है? आप बंगाली हो? सच में? क्या नहीं करते? क्या करते हैं? अच्छा, वो सब करते हैं। मैं तो ऐसे मजाक करता, सच में करते हैं? अरे भाई बंगाल, कोई बात नहीं, पॉजिटिव चीजें तो करते हैं ना बंगाल वाले से, चलाओ कुछ तो करो यार। आपके घर में रिमोट को फेंक देते हैं? एक सेकेंड, अब वो कनेक्ट हो गया, दिख ही नहीं रहा। एक बार फोन करके उनसे पूछ लो, बोलो आ जाओगे तभी शुरू कर लेंगे, है ना। ये हरकतें तो ना करें। क्या नहीं? चल क्यों नहीं रहा ये? अरे सच में नहीं करना, इसे चलाओ। है ना, किसी में कनेक्ट था ना? अरे नहीं हो रहा भाई, बहुत देर से कर रहा हूँ मैं तो। आपके फोन से पहले कनेक्ट था?
करो। हाँ अभी लगता पढ़ने का मन नहीं है तुम्हारा। किस नाम से आएगा? हाँ मीटिंग वाला चैप्टर पढ़ लिया था क्या? अच्छा कब है? नहीं नहीं हाँ वो देखो अपना दुख बता रहे थे रंती, बहुत दिन से बेचारे ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं। ये छोटा क्यों हो गया? ये भी चला गया भाई। वाईफाई कनेक्ट करना है, तुम टीवी को क्यों बर्बाद करना चाह रहे हो? फैक्ट्री रीसेट मार दो। क्या चाहिए भाई? फोटो भेज देना, फोटो भेज देना। चलो चलते रहा। मंगा लिया तुम? चलो आकाश की बदौलत हम क्लास को शुरू कर रहे हैं, और अगर बीच में बंद हुई तो दूसरी बात भी बोलूँगा, ठीक है? पहले ये समझ में आया आपको? नहीं होगा होगा। पहले वाला इलस्ट्रेशन, जो पहले वाली इलस्ट्रेशन है वो हो चुकी है खत्म। अब आते हैं अगली इलस्ट्रेशन पे, जो कौन से पेज नंबर पे है? इलस्ट्रेशन नंबर 2। क्या ये भी कर चुके थे? किस चीज़ का क्वेश्चन था ये बताना जरा। ये इंटरेस्ट का क्वेश्चन। इंटरेस्ट को लेके दो बातें हैं। अगर आपने रिटर्न जमा करा दी लेकिन टैक्स जमा कराने में डिले कर दिया है तो क्या होगा? तो ग्रॉस अमाउंट, लेकिन आपने रिटर्न भी जमा नहीं कराई और टैक्स भी, तो किस पे? नेट अमाउंट। नेट का मतलब क्या है? आउटपुट ग्रॉस लायबिलिटी माइनस आईटीसी, जो हमने माइनस कर लिया। ये बात समझ रहे थे? कहाँ से लेके कहाँ तक का ब्याज लगता है? जिस मंथ की रिटर्न जानी है उस मंथ की रिटर्न की जो ड्यू डेट है 20 तारीख, उससे लेके जिस दिन जमा कराएंगे, बस सिंपल सा रूल है इसका। इलस्ट्रेशन नंबर 2 ये भी कुछ इसी रिलेटेड था। इंटरेस्ट रिलेटेड हम पहले ही कर चुके हैं। हम आते हैं अब पूरे 8 प्रैक्टिकल्स पे। यहाँ से शुरू होता है। पहला वाला सवाल देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लेजर या फिर रजिस्टर आर बीइंग मेंटेन्ड ऑन जीएसटी कॉमन पोर्टल? आप बताएंगे कौन सा वाला? तीनों के नाम बताएंगे बस। इलेक्ट्रॉनिक कैश, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट और इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, वो दोनों क्या है? लेजर, और ये क्या है? रजिस्टर। ये आई थी। अगर मैंने कहा ये सवाल 1 नंबर के लिए आया तो हम नाम लिख के छोड़ देंगे, लेकिन मैंने कहा अगर ये सवाल 3-4 नंबर के लिए आ गया तो क्या करेंगे? तो उसकी एंट्रीज लिख देते हैं कि क्रेडिट में क्या होता है और डेबिट में क्या होता है। शायद आपने वो नोट्स में लिखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या चीज़ें क्रेडिट होती हैं और डेबिट होती हैं। ये सारी चीज़ें आपने लिखी होंगी और उन्हें याद रखना है आपको। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ जीएसटी पेमेंट प्रोसेस? क्या हमने पढ़ा था? स्पीड, कन्वीनियंस, 24/7 होता है, फास्टर रेमिटेंस ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, इलेक्ट्रॉनिक चालान होता है, क्या चीज़? पेपरलेस, याद है ना? स्पीडलेस, स्पीडलेस, स्पीडी, स्पीडी, ठीक। आप समझ रहे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, उसका मतलब बताइए जल्दी से। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन कराया हुआ है मैंने। देखो अचानक से देखने दोबारा याद आएगा, हालांकि आया भी नहीं, ये भी नहीं पता। सप्लायर नंबर 1 है, ऐसे ही सप्लायर नंबर 2 है, ऐसे ही सप्लायर नंबर 3 है, ऐसे ही सप्लायर नंबर 4 है। मैंने आपको चेन के बारे में बताया था, याद है आपको? सभी सप्लायर रजिस्टर्ड हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि एक व्यक्ति जीएसटी को पे कर रहा है और आईटीसी को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, ऐसा माना जाएगा। फिर यहाँ से ये व्यक्ति आईटीसी को पे करेगा और ये कैरी फॉरवर्ड करेगा, फिर यहाँ से ये व्यक्ति आईटीसी को पेमेंट करेगा और कैरी फॉरवर्ड करेगा। ये अज्यूम किया जाता है
जब तक कॉन्ट्रेरी प्रूव ना हो जाए हम ये अज्यूम करेंगे कि सभी चेन जो है वो साथ में चल रही है और कोई चेन ब्रेक नहीं हुई है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। किसी और के फायदे पे किसी और का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि कहीं ना कहीं चेन ब्रेक हुई है, ये माना जाएगा कि सभी इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रोविजंस फॉलो हो रहे हैं और जो इंसिडेंस है उसे पास ऑन किया जा रहा है। बस ये वाला पॉइंट है किसके अंदर, प्रिंसिपल। अब इसका एक बार आंसर पढ़ लेते हैं, हम दोनों का ही आंसर पढ़ लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कैश, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट और इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी। इधर आ जाते हैं, ये फास्टर रेमिटेंस वाला पॉइंट है। इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड फैसिलिटेशन, कन्वीनियंस, रेमिटेंस ऑफ डाटा। क्या ये जब एज इट इज लिखा हुआ है कोई एक्सप्लेनेशन है क्या किसी की? देखिए जरा ध्यान से, किसी की भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पढ़ा था हमने, कौन से वाला, एवरी पर्सन हु हैज पेड द टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज और बोथ अंडर दिस एक्ट शेल अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड बाय हिम। इसका मतलब क्या है? जब तक उल्टा प्रूफ ना हो सके जो हम बात बता रहे हैं वही मानी जाएगी। जैसे कि बी डीम्ड टू हैव पास्ड ऑन द फुल इंसिडेंस ऑफ सच टैक्स टू द रिसिपेंट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज, और जो भी उसने पे किया उसने पास ऑन कर दिया है, बस बात खत्म। समझ में आती है बात? ये क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट, स्टेट द नेम ऑफ आउटपुट टैक्स अंडर जीएसटी वेयर एनी ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी कैन बी यूटिलाइज्ड। क्या ये बता रखा है मैंने आपको? आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स पे करने के लिए आप कौन कौन से इनपुट टैक्स इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहले बताइए। सबसे पहले तो आईजीएसटी ही इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक रूल बताया था मैंने आपको कि आप सीजीएसटी को पूरा यूटिलाइज कर लीजिए एसजीएसटी पे जाने से पहले, और जब सीजीएसटी पूरा यूटिलाइज हो जाए तो एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी, जो भी केस हो। क्या ये बात समझ में आती है? इजी क्वेश्चन, ठीक। मिस्टर ए ने डिपॉजिट किए हैं कितने? 30,000 अंडर माइनर हेड ऑफ इंटरेस्ट कॉलम फॉर द मेजर हेड ऑफ कितने रुपए हैं? 30,000। एट द टाइम ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 3B ऑफ अ पर्टिकुलर टैक्स पीरियड ही नोटिस दैट देयर इज नो सफिशिएंट अमाउंट अंडर माइनर हेड टैक्स, यानी किस में जमा कराया था? इंटरेस्ट में। और किस में नहीं है? टैक्स में। टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ 30,000। When approached with the consultant, Mr. A was guided to deposit the tax amount under the proper head of account। मतलब जिसमें जमा कराना है, टैक्स में पेमेंट करनी है तो टैक्स में पहले अमाउंट डिपॉजिट कराओ एंड क्लेम अ रिफंड फॉर रेमिटेंस ऑफ अमाउंट डिपॉजिटेड अंडर इंटरेस्ट। क्या जो भी उसका कंसल्टेंट है वो सही सलाह दे रहा है या गलत सलाह दे रहा है? गलत सलाह दे रहा है उसको। एग्जामिन द रेलेवेंट प्रोविजन टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ टैक्स एंड कंप्लायंस विद द लॉ। आप बताएंगे सर, सेक्शन बताएंगे सबसे पहले कौन सा सेक्शन है? 49 सबसेक्शन 10 क्रॉस यूटिलाइजेशन अमंग इंट्रा हेड, मेजर हेड, माइनर हेड अलाउ करता है। उसके बाद फिर एक फॉर्म नंबर है GST PMT 09। अगर आप भूल जाएं फॉर्म नंबर तो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म लिख सकते हैं कि आपको एक क्रॉस यूटिलाइजेशन अलाउड है प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर। क्या ये बात समझ में आती? ठीक। अब इसका आंसर लिखना कैसे है पहले वो देख लेते हैं कि आंसर लिखते कैसे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है आंसर में। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 49 सबसेक्शन 10 इस एक्ट का परमिट करता है एक रजिस्टर्ड पर्सन को फॉर ट्रांसफरिंग द अमाउंट डिपॉजिटेड अंडर एनी ऑफ द माइनर हेड, आई कौन सा माइनर हेड हो सकता है उसके एग्जांपल दिए उन्होंने। अंडर द हेड, कौन से हेड के? सभी हेड के अंदर। अंडर मेक द बिग टैक्सेस और देयर अपॉन, किसी भी टैक्स को पे करने के लिए। अकॉर्डिंगली मिस्टर ए नीड नॉट टू डिपॉजिट द अमाउंट अंडर द हेड टैक्स एंड क्लेम अ रिफंड फॉर द रेमिटेंस ऑफ द अमाउंट डिपॉजिट। मतलब जो कंसल्टेंट ने बोला था ए को करने की जरूरत नहीं है। बिसाइड दैट वो क्या कर सकता है? रादर यूजिंग द फॉर्म कौन सा? GST PMT 09 सच अमाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड। किस बेसिस पे? सुओ मोटो। सुओ मोटो का मतलब है क्या मुझे कोई एप्लीकेशन देके किसी के अप्रूवल की जरूरत है या मैं खुद से कर सकते हैं? ऑन इज ओन अकाउंट, खुद से कर सकते हैं। ऑन द कॉमन पोर्टल फ्रॉम द इंटरेस्ट टू टैक्स हेड एंड टैक्स लायबिलिटी जो है पे की जा सकती है अकॉर्डिंगली। आंसर फ्रेमिंग समझ में आ गई आपको? बहुत ज्यादा अलग चीजें हैं क्या? नहीं, लेकिन फ्रेमिंग के ही मार्क्स होते हैं। समझ में आ गई बात? पक्का। एक वर्ड जो मैंने नहीं लिखवाया वो आप लिखेंगे साथ में। क्या है ये? सुओ मोटो बेसिस पे होता है जो भी होता है। तो तीन चीजें हमें स्ट्रॉन्ग पता चल गई। सेक्शन 49 सबसेक्शन 10, GST PMT 09 और अपने आप मतलब सुओ मोटो बेसिस पे। बस ये तीन कीवर्ड्स अगर आप लिखेंगे तो शायद आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। आगे बात समझ में? ठीक। 6, Messrs ABC and Company have defaulted in filing the return under section 39 of CGST Act GST 3B for the month of March। क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? फॉर द मंथ ऑफ मार्च का मतलब कब तक चली जानी चाहिए थी? 20 अप्रैल तक। विद इन द स्पेसिफाइड ड्यू डेट, ये सही है।
मैं क्या आपसे पहले बोलता रहता था कि वो जो विद इन स्पेसिफाइड ड्यू डेट आई करके लिखते हैं वो नहीं देना चाहिए बच्चे को। आगे, रीजन फॉर सच डिले इज एट्रीब्यूटेबल टू द डिले इन क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ मार्च। डिले का कारण देखिए आप। हाँ जी, बुक्स अभी पता है आपको ऑफिस में क्लोजिंग चल रही है, सबको पता है ये चीज। अभी ऑफिस वालों की क्लोजिंग चल रही है, फिर ऑडिट वालों की ऑडिट चलेगी। ऑफिस वाले अगर आप जानते हो, जिनको जो ऑडिट में काम नहीं करते, किस में काम करते हैं, ऑफिस में, उनसे पूछना जरा अभी क्या एक्स्ट्रा टाइम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी हो रहा है कि वो 11-11 बजे तक घर आ रहे हैं और संडे के दिन भी दोबारा जा रहे हैं। क्या ये बात समझ में आती है? तो अभी क्या चल रही है, क्लोजिंग चल रही है। क्या चल रही है अभी? क्लोजिंग। उन्होंने कहा ये तो हर एक बिजनेस के साथ होता है, इसलिए हमने डिले किया है। हालांकि इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं। हो सकता है आपको जुमला दिया जाए कि वो कह रहा है क्लोजिंग चल रही है इसलिए हम भर नहीं पाए। भाई साहब ड्यू डेट बना रखी है, इसलिए क्लोजिंग का मतलब एक काम और ऐड कर लेना उसमें। ये बिल्कुल ऐसे जैसे मान लीजिए किसी से आप पैसे मांगने गए, उन्होंने कहा आप जैसे इंटरेस्ट वाले लोग आते हैं ना, ब्याज वाले, मेरा पैसा दे दो 5,000 रुपये। उसने कहा भाई साहब 50,000 का नुकसान हो गया मुझे, कह रहा 55,000 का मान लो, मेरे भी दे दो। समझ में आ गई बात? तो इन्हें ड्यू डेट से मतलब आगे एक्सटेंड कर देने से कोई लेना देना नहीं है। विच हैव बीन फाइनलाइज, कब फाइनलाइज हुआ? मई में। द जीएसटी कॉमन पोर्टल प्रॉम्प्टेड फॉर पेमेंट ऑफ लेट फीस अवेलेबल पेबल अंडर सेक्शन 47 फॉर अ सम ऑफ ₹2,000 अंडर विच CGST and SGST each, that means the total payment is 4,000। ये बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? सिंपल है यहाँ तक ये वाली बात। ऑफ मेसर सेबी इन कंपनी सॉट योर confirmation for the payment of such late fees through balance available in electronic credit ledger, give your guidance। क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए क्या क्वेश्चन कह रहा है, उसे किया जा सकता है। पूरा क्वेश्चन दोबारा से पढ़िए। सभी इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं? पहले इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल आप आउटपुट टैक्स में कर सकते हैं। क्या टैक्स, पेनल्टी, लेट फीस, टैक्स को हटा दें अगर, पेनल्टी और लेट फीस, क्या ये आपके आउटपुट टैक्स है? नहीं। दो चीज़ों में इस्तेमाल नहीं कर सकते, बताओ कौन कौन सी? एक तो जो आउटपुट टैक्स नहीं है आपका, जैसे पेनल्टी, लेट फीस, इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें, और दूसरा टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। याद है क्या आपको ये चीज़? रिवर्स चार्ज वाली चीज़ भी तो कभी आपसे एक्सेप्शन पूछ ली जाए कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को कहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो दो चीज़ें हैं, जो माइनर हेड है टैक्स के अलावा, यानी कि टैक्स पेनल्टी है, लेट फीस, और दूसरा टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। रिसिपेंट जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो उसका आउटपुट टैक्स नहीं है। तो क्या हम इसका आंसर एक बार देख लें? क्वेश्चन नंबर 6 आंसर फ्रेमिंग पता है कैसे करते हैं? ये बताते हैं कि देखो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है। कैश लेजर का इस्तेमाल कहीं भी किया जा सकता है, मतलब आउटपुट टैक्स पे करने के लिए भी, टैक्स पेनल्टी, लेट फीस के लिए भी, और रिवर्स चार्ज वाले में भी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसका इस्तेमाल सिर्फ आउटपुट टैक्स में किया जा सकता है। दोनों को जब आप कंबाइंड रीडिंग लगाएंगे तो हमें ये बताना पड़ेगा कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस अवेलेबल है उससे आप ये पेमेंट नहीं कर पाएंगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट डिपॉजिट करके तब पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये एक सुंदर आंसर फ्रेमिंग होगी। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर कोई बच्चा कहते नहीं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से अलाउड नहीं है, लिख दे 2 लाइन में, क्या आपको लगता है उसे पूरे मार्क्स मिलने चाहिए? नहीं मिलने चाहिए। आती है बात समझ में? अब आंसर फ्रेमिंग देख लीजिए एक बार। सेक्शन 49 सबसेक्शन 3 प्रोवाइड्स दैट अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो पहले किसकी बात बता रहे हैं? कैश। अब कैश लेजर का जो इस्तेमाल है वो ज्यादा चीजों में किया जा सकता है, कम चीजों में? ज्यादा। यूजिंग एनी पेमेंट, एनी पेमेंट किसके टुवर्ड्स? चाहे वो इंटरेस्ट, चाहे वो टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट पेबल इन द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट और रूल्स मेड देयर इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। और मैं यहाँ पे लिखवाना चाहता हूँ आपको एडिशनल, इवन इन केस ऑफ टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, वहां पर भी इस्तेमाल करेंगे उसको। आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आती है? आगे फर्दर हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं एनी पेमेंट टुवर्ड्स, देखो कीवर्ड क्या है, आउटपुट टैक्स, अंडर दिस एक्ट और अंडर IGST एक्ट इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। जो जैसा CGST एक्ट बना है वैसा ही कौन सा है? IGST, ऐसे उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अकॉर्डिंगली एज पर द कंबाइंड रीडिंग ऑफ द अबव प्रोविजन। कंबाइंड रीडिंग का मतलब एक को पढ़ के दूसरा पढ़ना है या दोनों को साथ में पढ़ना है? दोनों को साथ में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लेट फीस शैल बी पेड ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड नॉट पॉसिबल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, बिकॉज लेट फीस इज नॉट एन आउटपुट टैक्स, आपकी आउटपुट टैक्स नहीं है। दस कंटेंशन ऑफ अकाउंटेंट किसका? मेसर्स ABC एंड कंपनी का इज नॉट करेक्ट एंड अबव अमाउंट शोन ऑन द कॉमन पोर्टल हैज टू बी डिपॉजिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड अप्रोप्रिएट माइनर हेड थ्रू एनी ऑफ द स्पेसिफाइड मोड। जो हमने ऑनलाइन पेमेंट की बात की, किसी भी तरीके से आप जमा करा सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह, किसी भी तरीके, NEFT, RTGS। समझ में आता है आपको क्या बताया जा रहा है? वो समझ में आया? तो एक पूरी कंप्लीट आंसर फ्रेमिंग है।
बच्चे बस कंक्लूजन लिख के आ जाते हैं 3 से 4 मार्क्स का, इसलिए मार्क्स काटते हैं और काटने भी चाहिए। समझ में आया आपको? ठीक है, कितने क्वेश्चन और रह गए हमारे? सिर्फ 2। साहिल एक सप्लायर है किसका? टैक्सेबल गुड्स का। कहां पर? कर्नाटका में। ही गॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड विशेस टू पे हिज आईजीएसटी लायबिलिटी फॉर द मंथ। कोई परेशानी इसमें? नहीं। Since he is making GST payment for the first time, he is of the view that he needs to mandatorily have an online banking facility to make the payment of GST. Offline payment is not permitted under GST. You are required to appraise Sahil regarding various modes of deposit in the electronic cash ledger. Further advise him regarding following issues. पहले आप बताइए कि आप डिपॉजिट के बहुत सारे तरीके बता सकते हैं, डेबिट, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जो हमने पढ़े थे, क्या उसमें ओवर द काउंटर भी था? यस। देखो, इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल चालान वाला कंसेप्ट अलग है, ओवर द काउंटर मतलब पैसे जमा कराने वाला कंसेप्ट अलग है। क्या चालान को आप ऑफलाइन क्रिएट कर सकते हैं? नहीं। लेकिन क्या पेमेंट ओवर द काउंटर कर सकते हैं? यस। लेकिन अमाउंट कितनी होगी? 10,000 की लिमिट है, बाकी किसी में कोई लिमिट नहीं। हाँ जी, उन्होंने कहा आर मैनुअल। अब उन्होंने कहा एक तो ऊपर जो हमने क्वेश्चन पूछा है वो बताना आप, और उससे कुछ परेशानी है। आर मैनुअल चालान अलाउड? नो। व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ? क्या मैंने वैलिडिटी पीरियड के बारे में बताया है आपको? नहीं। लेकिन कितना होता है? 15 दिन। ये आप साथ में लिख लेना। क्या ये बात समझें कि जो आपके चालान होते हैं 15 दिन के लिए वैलिड होते हैं। इज क्रॉस यूटिलाइजेशन अमंग मेजर एंड माइनर हेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर परमिटेड है? यस। मुझे बस 3 कीवर्ड्स बता दीजिए आप। सेक्शन 49 सब सेक्शन 10 प्लस फॉर्म नंबर ए जीएसटी पीएमटी 09 और बस। आप बस ये 3 कीवर्ड्स अगर पकड़े रहेंगे तो आपके मार्क्स नहीं घटेंगे। समझ में आती है बात? ठीक। लास्ट क्वेश्चन। सुहासिनी रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट ऑन अकाउंट ऑफ हर इल हेल्थ शी कुड नॉट प्रोवाइड एनी सर्विसेज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। इसका मतलब आउटवर्ड कोई लाइबिलिटी जनरेट हो नहीं रही होगी। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? आगे, हाउएवर शी हैड टू इनकर ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू हर। इसका मतलब आउटवर्ड नहीं है, लेकिन क्या इनवर्ड है? हाँ। मेरा सवाल, क्या वो 0 रेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं? नील रेट कर सकते हैं? ठीक। शी पेड 75,000 टू वेरियस वेंडर्स। मैं कहता हूँ क्वेश्चन आप पढ़िए फिर समझाना मुझे क्वेश्चन क्या है। क्या सुहासिनी जो सोच रही हैं वो सही सोच रही हैं, गलत सोच रही हैं? क्या सोच रही है पहले तो मुझे ये बताओ। अच्छा, आउटवर्ड लाइबिलिटी कोई है नहीं, और आप कह रहे हो जो इनवर्ड लिए उनमें से कोई रिवर्स चार्ज में है, यानी कि उनको पे करना पड़ेगा। अब उन्हें ऐसा लग रहा है आईजीएसटी में बैलेंस है या जो भी उनके आईटीसी में बैलेंस है उसे इस्तेमाल कर ले। यही क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं एक बार। उसने 75,000 पे किए हैं वेरियस वेंडर्स को, इसका मतलब पेमेंट की है और सर्विसेज ली हैं, इसे इनवर्ड बोलते हैं। द टोटल इनपुट टैक्स इन्वॉल्व ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्योर्ड बाय हर इज 13,500। मुझे एक चीज समझाइए, 75,000 क्या है और 13,500 क्या है? 75,000 is the value of input and 13,500 is value of input tax levied on 75,000 amount। क्या ये बात समझ? मुझे किससे लेना देना है? 75 से 13,500 से। पेमेंट 13,500 की। इस बात को समझ पाए पहले या नहीं? ठीक। आउट ऑफ द टोटल बिल्स पेड बाय हर, वन ऑफ द बिल कितने का? 15,000। ये बिल की अमाउंट है 15,000, टैक्स की अमाउंट नहीं है 15,000। रिलेट्स टू सिक्योरिटी सर्विसेज जो उसने लिए अपने ऑफिस के लिए, जिसके अंदर रिवर्स चार्ज लगता है, जिसमें पेमेंट कितने की करनी है? 27। अब मेरे लिए 15,000 और 75,000 अमाउंट काम की है या 13,500 और 27? इस बात को समझने की गलती की वजह से कई सारे बच्चों ने एक एग्जाम में क्वेश्चन गलत किए हुए हैं और टेस्ट में भी, कि अमाउंट किस किस चीज की दी हुई है। वो 75,000 पे लगने वाला टैक्स है 13,500 और ये 15,000 पे लगने वाला टैक्स है 27,000। चाहे तो आप रेट भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? आगे
सुहासिनी इज ऑफ द ओपिनियन दैट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर नो जीएसटी इज पेबल फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। वो कह रहे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से कोई आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, एज शी हैज सफिशिएंट बैलेंस ऑफ आईटीसी फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज सिक्योरिटी। डू यू थिंक सुहासिनी इज राइट? नो। और फिर आपको बताना है एक्सप्लेन विद रीजन अज्यूमिंग द रूल 80C इज नॉट एप्लीकेबल। 86B क्या था? तो क्या एप्लीकेबल नहीं है ये भी तो पता होना चाहिए। गवर्नमेंट जब भीख मांग रही थी कि कम से कम 1% तो टैक्स दो, नालायको 1% तो टैक्स, चाहे आपका पूरा पैसा अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक किसमें, क्रेडिट लेजर में, फिर भी कम से कम 1% की अमाउंट तो आप मुझे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से दे देंगे। 86B बी का मतलब था भीख। याद करो नालायको। अब याद रहेगा भीख का मतलब समझ में आई ये वाली बात? ठीक है, अब सुनो, अब यहां पर इस लाइन का क्या मतलब है? यहां पर इस लाइन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से जो पेमेंट जा रही है उसकी जो अजम्पशन है कि सारा अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से चला जाएगा, उसको 86B के रेफरेंस में मत आंसर कर देना कि उनका कुछ 1% अमाउंट तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से जाएगा। उनका वो वाला प्रोविजन छोड़ देना, हम आपसे सिर्फ रिवर्स चार्ज के बेस पे आंसर पूछ रहे हैं। क्या जो मैंने बात कही वो समझ में आई? क्योंकि ये भी तो आंसर हो सकता है कि आप 100% जो आपका इनपुट टैक्स रेट है उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, 1% आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से देना ही पड़ता है, ऐसा रूल है हमारे यहाँ पर। यस, अब सुहासिनी इज ऑफ द ओपिनियन कि उसको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से कोई पेमेंट नहीं करनी है। तो 2 पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं इसके आंसर से, एक तो 1% वाला और रिवर्स चार्ज वाला। हमसे कौन सा वाला पूछना चाहते हो? रिवर्स चार्ज, इसलिए 86B एप्लीकेबल नहीं है। क्यों, ये समझ में आना चाहिए। और ये बढ़िया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा 86B, क्योंकि एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एप्लीकेबल क्यों नहीं है, क्यों लिखा गया है। आगे बात समझ में। द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक व्हाट क्रेडिट लेजर ITC मे बी यूज फॉर मेकिंग एनी पेमेंट टुवर्ड्स व्हाट, ये कीवर्ड है इसका कि आप आउटपुट टैक्स के लिए कर सकते हैं। आउटपुट टैक्स इन रिलेशन टू अ टैक्सेबल पर्सन मींस टैक्स चार्जेबल ऑन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड बाय हिम और बाय हिज एजेंट, बट उसके अंदर स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया जाता है वो टैक्स जो कि पे किया जा रहा है किस पे, रिवर्स चार्ज। ये आउटपुट टैक्स की मीनिंग है। समझ में आया? तो आप इसे लिख के आएंगे और अच्छे से आंसर को फ्रेम करेंगे इसके आगे। Therefore, ITC cannot be used for the payment of tax under reverse charge. The same is always required to be paid through electronic cash ledger and not electronic credit ledger. Thus, Suhasini is wrong and she will not to pay क्या 2700 किससे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से जरूरत पड़ेगी। 86B का कोई रेफरेंस दिया है नहीं, और आपको सोचना भी नहीं। ये सभी प्रकार के क्वेश्चन थे आपके किसके, स्टडी मैट के। जल्दी से मुझे अब आप क्वेश्चन नंबर बता देंगे कि कौन कौन से पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन किस किस पॉइंट पे आया है। एक तो हमने किया था दिसंबर वाला, शायद दिसंबर 21 वाला, उसके अलावा वाले बताइए कहीं से भी, स्टार्टिंग से बताना, स्टार्टिंग से नवंबर 18 से बताइए। नवंबर, हाँ जी, 11th के ए का सेकंड। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर बैलेंस है हमारा कितना, 5000। अंडर कौन सा हेड, मेजर हेड, क्या नाम है उसका, IGST। कैसे डिस्चार्ज किया जा सकता है, लाइबिलिटी ऑफ हेड कौन सा, CGST। देखो 2 हेड की बात हो गई, तो क्या किया जा सकता है, यस, वही 3 वर्ड कीवर्ड 49 सबसेक्शन 10 GST PMT 09 और सुओ मोटो बेसिस पे। ठीक है, सुओ मोटो का मतलब क्या है, यहाँ पर अपने आप से कर सकते हैं, किसी की एप्लीकेशन वगैरह की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट मई 19 में 7 का B, 777 का P। ये दक्षा क्या पढ़े थे हमने, कहाँ पर थे, स्टडी मेट में। कहाँ कैश डिपॉजिट किया, 10,000 का, कौन से हेड में, मेजर हेड, क्या नाम था, SGST। और लाइबिलिटी कहाँ पर थी उनकी, इंटरेस्ट में। क्या कर सकते हैं, ये सेम आंसर। आगे नवंबर 19 8 के C का सेकंड।
स्टेट द आइटम्स विच आर टू बी डेबिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। तो सीधा सीधा जो आपने कॉपी में लिखा होगा उसमें डेबिट वाले आइटम्स लिख देने हैं आपको। आगे चलिए, नवंबर 20 8 का बी, 8 का बी, एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ टैक्स और अदर ड्यूज एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 49(8). बताइए, 3 ऑर्डर थे उसके। पहला ऑर्डर था करंट टैक्स लाइबिलिटी, करंट नो प्रीवियस, उसके बाद करंट, और उसके बाद सेक्शन 73 और 74 वाले। याद है आपको ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज? कॉपी में लिखा है आपने? दिखाओ जरा कहाँ लिखा है। ठीक है, लिखा है तो आपने लिखा है? आप दिखाओ कहाँ लिखा है, आप दिखाओ। ठीक, नवंबर 20 के बाद मई 22 में आ गए हम। 8 का बी, मिस्टर बी एक रजिस्टर्ड सप्लायर है कहाँ पर? इधर 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 इधर। अच्छा लिख रहे हो आप? वो बच्चे बता देंगे, लिख लेना क्वेश्चन पेपर, है ना। अभी वाला लिख लो, मई 22, क्वेश्चन नंबर 8 का बी लिख लिया। ठीक, मिस्टर बी रजिस्टर्ड सप्लायर है कहाँ का? इज डूइंग द ट्रेडिंग ऑफ टैक्सेबल गुड्स। उससे आपने अप्रोच किया है अंडरस्टैंडिंग द मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। सबसे सुंदर क्वेश्चन लगता है मुझे, और आपको इसका सजेस्टेड आंसर भी देखना चाहिए। क्या कहता है देखो, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी की पहले आप इस्तेमाल करना क्या? आईजीएसटी। अगर आप पे करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस्तेमाल करना क्या? आईजीएसटी जितना हो सके। फिर उसके बाद सीजीएसटी इस्तेमाल करना जितना हो सके। अगर नीड पड़े तो आप इस्तेमाल करना एसजीएसटी। जब तक आपके पास सीजीएसटी का बैलेंस अवेलेबल है आप एसजीएसटी इस्तेमाल नहीं करेंगे। आ गई बात समझ में? दूसरा, अब आप क्या पे करना चाहते हैं? सीजीएसटी। तो सीजीएसटी के लिए सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे? सीजीएसटी इस्तेमाल करेंगे। अगर सीजीएसटी खत्म हो जाए तो आईजीएसटी इस्तेमाल करेंगे, और वहाँ रुक जाएंगे, बताएंगे नहीं कि एसजीएसटी इस्तेमाल नहीं किया जाए, वो लास्ट में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या पे करना है? एसजीएसटी। उसके लिए क्या करेंगे? एसजीएसटी पहले इस्तेमाल होगा, फिर आईजीएसटी इस्तेमाल होगा। अगर बैलेंस अवेलेबल होगा फिर आप अलग से बताएंगे कि आपके पास जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी, चाहे किसी का भी अवेलेबल है, कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर आउटवर्ड लाइबिलिटी ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी, किसी का भी। क्या बात समझ? लेकिन आप इसका सजेस्टेड आंसर भेजना। क्या लिख दिया मैंने? ठीक है, आप इसका सजेस्टेड आंसर जरूर देखेंगे। कोई एक बच्चा इसका सजेस्टेड आंसर ऊपर लिख के कि ये मई 22 का सजेस्टेड आंसर है। कौन सा क्वेश्चन था ये? 8 का भी। उसकी फोटो भेज देना ग्रुप में, या खुद ढूंढ लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, हम चलते हैं आगे। मई 22 हो गया। एक सेकेंड, अगर ये लेटेस्ट पेपर में नहीं आया होगा, कौन से पेपर में? लेटेस्ट पेपर में, तो चांसेस क्या रहेंगे बताओ? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, दोनों। बहुत बढ़िया, नवंबर 22 बताओ। 7th का बी। हमने जब कुछ क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर रहे होंगे तो हमने बोल दिया था उस समय पर कि ये पेमेंट ऑफ टैक्स का क्वेश्चन है, बाद में देखेंगे, तो आज वो समय आ गया है। नाम क्या है? प्रनेश। क्या किया है उसने? डिपॉजिट कितने रुपए? 5,000। कौन से हेड में? फीस कॉलम। फीस कौन सा कॉलम है? माइनर और मेजर? माइनर। किसका? सेस का। सेस कौन सा कॉलम है? मेजर है। 4,000 वॉज लाइंग अनयूटिलाइज अंडर द हेड ऑफ पेनल्टी कॉलम ऑफ आईजीएसटी। बोथ द डिपॉजिट्स वर मेड रॉन्गली इंस्टेड ऑफ डिपॉजिटिंग अंडर द हेड ऑफ फीस कॉलम और अंडर एसजीएसटी। आगे पूछ रहा है, इन लाइट ऑफ द प्रोविजन आपको बताना है, ब्रीफली एक्सप्लेन द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ हाउ कैन प्रनिश रेक्टिफाई दीज एरर्स। पढ़िए जरा ध्यान से क्या कह रहा है। सर 1 हफ्ते में आ जाऊंगा। पढ़ो पढ़ो। क्वेश्चन समझ में आया आपको? समझाना जरा क्वेश्चन क्या? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको बस बताना है मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, या क्या चेंज करने की जरूरत है।
सबसे पहले मैंने लिखा सेस, क्या लिखा मैंने? सेस। उसके बाद कौन से उसमें जमा कराए थे उसने? IGST। कहाँ जमा कराए थे? IGST। उसने पहले किया था, डिपॉजिट कराया था 5,000। कौन से कॉलम में? फीस कॉलम में। कितना अमाउंट था? कितना अमाउंट था? 5,000। ये डिपॉजिट कराया था या पहले से था? क्या लिखा है क्वेश्चन में? डिपॉजिट कराया। आगे पढ़ो। एंड 4,000 वॉज लाइंग अनयूटिलाइज अंडर द हेड ऑफ पेनल्टी कॉलम ऑफ IGST। इसका मतलब यहां पर मेरे पास 4,000 है। कौन से कॉलम में? पेनल्टी की कॉलम में। पेनल्टी का कॉलम है और 4,000 है। यहां तक बात समझ में आई? अब वो क्या कह रहा है जरा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? बोथ द डिपॉजिट्स वर मेड रॉन्गली। उसका मतलब उन्होंने वहां जमा नहीं कराना चाहिए था। कहां जमा कराना चाहिए था? फीस कॉलम में। किसके? SGST। अब सवाल ये है कि क्या आप इन दोनों को SGST के फीस कॉलम से एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बताइए जल्दी से। कर सकते हैं। और रूल क्या लगेगा? वही 4910 GST TMT 09 और सुमोटो बेसिस पे आप इसके फीस कॉलम में इसको कर सकते हैं। यही आपसे पूछा जा रहा है। इसका भी आप सजेस्टेड आंसर देखेंगे। लिख लीजिए। नवंबर 22 क्वेश्चन नंबर बताइए। नवंबर 22 क्वेश्चन नंबर 7 के B। आगे बात समझ में? पक्का? ठीक, आगे बताइए। कोई A बता रहा है, कोई B बता रहा है? 7th का A। अच्छा, कितने मार्क्स के आ रहे हैं पहले आप ये देख रहे हो? कोई 5, कोई 5, कोई 5, कोई 2, कोई 3, तो आ रहे हैं लेकिन मेजोरिटी पेपर के अंदर। ठीक है। मिस्टर मानिक प्रोवाइड करता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इस टैक्स एंड अदर लाइबिलिटी ऑफ GST एक्ट एज पर इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी है उसकी। क्या क्या लाइबिलिटी है जरा ध्यान से देखिएगा। टैक्स ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मे, इंटरेस्ट ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मे, पेनल्टी ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मे, और उसके बाद टैक्स ड्यू फॉर द मंथ ऑफ जून, और लाइबिलिटी अराउजिंग आउट ऑफ 73। ये कौन सा वाला पॉइंट होगा बताओ जरा? ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज। कौन सा वाला पॉइंट होगा? ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज। मिस्टर मॉनिक वांट्स टू क्लियर हिज लाइबिलिटी ऑफ डिमांड अंडर सेक्शन 73 फर्स्ट। वो सबसे पहले इसको यूटिलाइज करना चाहता है। ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज में क्या कर सकता है? नो। क्या बताया था मैंने आपको? सबसे पहले प्रीवियस टैक्स पीरियड्स, फिर करंट टैक्स पीरियड्स, एंड देन 73 74। ये लिखा हुआ है, आपने नोट्स बनाए हैं इसके। अब इसका मतलब पहला सवाल तो ये है कि क्या ऐसा कर सकता है वो? सबसे पहले नहीं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में। डिस्कस द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ GST लाइबिलिटी। आपको प्रोविजन बताने हैं। कौन से महीने का क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है, तो हम क्या मानेंगे कि करंट में क्या चल रहा है? जून। ये हमारी अजम्पशन है। तो अगर करंट में जून चल रहा है तो जो सबसे पहले डिपॉजिट होगी वो कहाँ तक की मानी जाएगी? मई महीने का टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी। उसके बाद जो आप पेमेंट करोगे वो किसके लिए मानी जाएगी? दिस इज द सेकंड। और लास्ट वाला कौन सा होगा? थर्ड। ये ऑर्डर होगा हमारा। जो प्रीवियस मंथ का सिर्फ टैक्स का मतलब नहीं होता, प्रीवियस मंथ के टैक्स एंड अदर ड्यूज सभी चीजें मिला के हैं। तो जो भी आप पेमेंट करोगे पहले इससे डिस्चार्ज की जाएगी, फिर करंट वाली, और फिर लाइबिलिटी अराइजिंग अंडर सेक्शन 73। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? इसका भी सजेस्टेड आंसर देखिएगा आप। जहां जहां मैंने लिखा है जिसका सजेस्टेड आंसर देखना है वो जरूर देखिएगा। मई 2023 सजेस्टेड आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7th का A। यहां तक बात समझ में आती है? ठीक। मई 23 हो गया। उसके बाद अब देखते हैं कि नवंबर 23 में आया है कि नहीं। आप बताइए, टेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में आया था? गए ही नहीं है। आपको एक शो आता है खतरों के खिलाड़ी, उसमें एनरोल कराना चाहिए। ये तो हम ITC में पढ़ चुके थे शायद, कि लीगल प्रोसीडिंग हुई थी, उसमें 80,000 का बैलेंस आ रहा था, उसके पास ITC पड़ा हुआ था। वो कह रहा था क्या मैं ITC को इस्तेमाल कर लूँ? जो लीगल प्रोसीडिंग घसीट के मुझसे टैक्स पे कराया जा रहा है, क्या उसमें ITC इस्तेमाल होता है? नहीं, वो अलग क्वेश्चन था। हालांकि 88C उसने पूछ लिया यहाँ पर। कौन सा था? जो रिटर्न करिए, रिटर्न में जो टैक्स लिखाया है वो ठीक पेमेंट ठीक ठीक ये ठीक। वो दोनों अलग अलग। खुशी की बात ये है आपकी नहीं, इन जनरल हैप्पीनेस की बात ये है कि नवंबर 2023 में इसका क्वेश्चन नहीं आया। तो ये MCQ में आया।
तो ये एमसीक्यू वगैरह में आया होगा पहली चीज़ तो, और दूसरी चीज़ हर अटेम्प्ट में आता है, ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं जिसमें पेमेंट ऑफ टैक्स का क्वेश्चन ना पूछा जाए। चांसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं इसके कि आपके अगले वाले अटेम्प्ट में पूछा जाए। क्या मेरी बात समझ रहे हो? है हाँ जी, कोई भी पीएनसी ना लगाए, लेकिन जहाँ जहाँ प्रोबेबिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है पीएनसी लगाइए प्रोबेबिलिटी बढ़ाने वाले केस में, उसमें आपको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन पीएनसी लगाना घटाने वाले केस में वो दिक्कत वाली बात है। समझ में आती है? और ऐसी मेरी प्रेडिक्शन है कि आपका पेमेंट ऑफ टैक्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। क्या ये बात समझ में आती है? तो आप ढंग से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहे हमारे सभी क्वेश्चंस, और हमारे कितने चैप्टर्स हमारे खत्म हो गए हैं एक बार वो देख लेते हैं। आपका कितने दिन का काम और रह गया वहाँ पे? ऐसे तो दिक्कत आएगी, फिर क्लास छूटेगी डेली डेली। पिताजी से बोलो वो करेंगे। वो नहीं गए थे? वो भी गए थे, तो आप क्यों गए थे? आपका काम था? एडमिशन प्रोसीजर बदल गया क्या? एक दिन और, परसों। ऐसे सर ने ओके बोल दिया था? मैसेज किसके पास किया था आपने? कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं, मैं बताता हूँ अभी हाँ कोई बात नहीं। अभी कुछ दिनों से जो समय सीमा चल रही है काम कराने को लेके, बहुत सारे लोगों के मैसेज वगैरह आ रहे हैं, और ये जो काम था पूरे 15-20 दिन लगते हैं, हमने 5 दिन में ख़त्म करा दिया है इसको दिन रात लग के। तो बहुत सारी जगह से मैसेज कॉल आ रहे हैं, तो हम सबको ओके बोल देते हैं। मेरे साथ भी हो चुका है। मैंने बोल दिया एक बच्चे को, उसने कहा लेक्चर दे दो, यहीं पे आके बैठा हो, 3 घंटे से बैठा हुआ है। 3 घंटे बाद मुझे मैसेज करा, सर आपने भेजे नहीं, यहीं बैठा हुआ है। 3 दिन बाद मैंने लेक्चर भेजे, तो तुरंत बुराई नहीं करते हैं। एक मिनट, कौन सा टॉपिक है? रॉन्ग एड्रेस। चलो आज सुनो, 11:30 के बाद वाला जो समय है ना, उसमें धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऑलरेडी 11:30 लेट है, हम तो इसको जल्दी करने का सोच रहे हैं। करेंगे है ना। तो 11:30 से डिले का मतलब है बच्चे जो है आग में से निकल के आएंगे, उसके बाद उन्हें पढ़ाना बड़ा मुश्किल रहेगा, है ना। इसलिए आप आग में से आए हो तो आग में गहरे क्यों जा रहे हो? सीधा आओ, स्कूल में जा रहे हो नालायक। अब सुनो जरा ध्यान से, मॉड्यूल 1 की बात करते हैं कि हमने मॉड्यूल 1 के अंदर सप्लाई पढ़ लिया है। इंट्रोडक्शन में बताया जाता है टैक्स क्या चीज़ है, इंट्रो मैंने आपको पहली क्लास में कराया था। उसके बाद चार्ज हमने पढ़ लिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई नया आया है, एग्जेम्पशन हमने नहीं पढ़ी, लेकिन क्या टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ लिया है। वेल, तो मॉड्यूल 1 के अंदर हमारे 2 चैप्टर्स बचे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई और एग्जेम्पशंस। फिर आते हैं आगे मॉड्यूल 2 के अंदर क्या क्या कर लिया है हमने? आईटीसी, रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, ई वे बिल, पेमेंट ऑफ टैक्स और रिटर्न, क्या सभी हो गई है? इसके अंदर कितने बचे हैं? 2 चैप्टर। ये दोनों ही चैप्टर नए आए हैं, आपके में पहले नहीं थे जी, और एक चैप्टर पुराना वाला बचा है। जो पुराना वाला है उसमें अमेंडमेंट है, ठीक है। और इस बार जीएसटी 50 नंबर का आने वाला है, तो काफ़ी अच्छा। ये जीएसटी मतलब लूप होल होता है इंस्टीट्यूट का, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में शायद बताया होगा कभी। उसे स्ट्रॉन्ग करना आपकी मजबूरी है। जब टैक्स पढ़ाऊंगा तो टैक्स में कुछ चैप्टर्स होते हैं जो लूप होल होते हैं, जैसे आपको पता होंगे, बताओ कौन कौन से? टैक्स के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर सेट ऑफ, रेजिडेंशियल स्टेटस, डिडक्शन, बहुत सारे हैं। ठीक। तो टोटल मिला के कितने चैप्टर बचे हैं हमारे पास? 4 चैप्टर बचे हैं भाई साहब। कितने? सैलरी आपको मुश्किल लगता है, कम माइंड, लेकिन वैसे मुश्किल नहीं है अगर आप इंडिविजुअली चलेंगे तो इजी। हाँ, जीएसटी में वापस आ गए भाई। कितने चैप्टर रहते हैं हमारे? 4। तो अभी मैं इन बिटवीन टेस्ट के मूड में तो नहीं हूँ, पहले हम जल्दी से खत्म करा ले, फिर मैं आपको बताऊंगा टेस्ट कैसे होंगे। क्या ये बात समझ में आती है? तो कल से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। कल की छुट्टी नहीं करनी है, ठीक है? करनी ही नहीं है, ठीक है। एडमिशन प्रोसीजर में वहाँ पर कहीं भी सिस्टर का कॉलम नहीं आता, इतना हम जानते हैं, ठीक है। बंद कर दो। हाँ नहीं मैं क्यों जाऊँगा।